अभी मेरी वॉइस आ रही है सबको? एक बार थम्स अप कर दीजिए जिससे कि कंफर्म हो जाए कि आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है। अभी देखो, अभी क्लियर है? पहले बोलना था ना, मैंने इसीलिए कहती हूँ स्टार्टिंग में ही, जहां पर भी मेरी वॉइस आपको कम लगे तुरंत ही बता दिया करो कि प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस नहीं आ रही, तुरंत मेंशन किया करो जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो, है ना? क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, आप लोग बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन प्लॉटर से संबंधित था। ये एक आउटपुट है डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, और ये सबसे पहला आउटपुट डिवाइस था कंप्यूटर का जो ग्राफिक प्रिंट कर सकता था। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज कितने क्वेश्चन आप लोग सही करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, और टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। कीबोर्ड की किस की उपांतरिक की संज्ञा दी जाती है, यानी कीबोर्ड की ऐसी कौन सी की है जिसको हम मॉडिफायर की भी कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एंड या ऑल्ट, किसे हम विच ऑफ द फॉलोइंग की ऑफ कीबोर्ड आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज? मॉडिफायर किसको कहते हैं हम? और इस क्वेश्चन का सही आंसर फटाफट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है बी, यानी कंट्रोल कीज हो गई आपकी, आपकी शिफ्ट कीज हो गई, और ऑप्शन नंबर डी आपकी ऑल्ट कीज। कंट्रोल शिफ्ट एंड की ये आपकी उपांतरिक या मॉडिफायर की मानी जाती है, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है एनटी हमेशा टफ क्वेश्चन ही दे, कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस भी दे देता है। रैम किसमें निम्नलिखित में से किस पर होती है, मतलब कहाँ होती है रैम? हार्ड डिस्क में, एक्सटेंशन बोर्ड में, मदरबोर्ड में, या यूएसबी में? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है मदरबोर्ड, बिल्कुल सही। रैम सीपीयू में मदरबोर्ड पर स्थापित होता है। यह एक अस्थाई मेमोरी है। कैसी स्थाई है? वोलाटाइल है, जिसके द्वारा किसी डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। चलो ये बात तो बिल्कुल सही है, बट मुझे सीपीयू का फुल फॉर्म नहीं आता है भाई। सीपीयू का फुल फॉर्म कौन बताना चाहेगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? यूएसबी का फुल फॉर्म भी नहीं आता है मुझे। यूएसबी सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड जॉब पूनम, दीपिका, मॉन्स्टर सबसे पहले आंसर किया। मुझे फर्स्ट आंसर चाहिए आप लोगों का, फर्स्ट एंड फास्ट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप को करता है? टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। कौन कंप्यूटर के स्टार्टअप को मेंटेन करता है? सिर्फ 3 सेकेंड। कैशे, रैम, डी रैम, रोम? परिवेश ने कहा है 3। परिवेश सही आंसर है रोम। रोम में आपका स्टार्टअप होता है, बूटिंग होती है, सारी चीजें रीड ओनली मेमोरी में जाती हैं जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक करता है। इसका उपयोग भी जानकारी को स्टोर करने में होता है। जो डेटा स्टोर रहता है वह कंप्यूटर पर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। ये कैसी होती है मेमोरी? स्थायी मेमोरी होती है। वोलाटाइल एक हो गई, एक हो गई नॉन वोलाटाइल। तो ये कैसी है? नॉन वोलाटाइल। एक है रैम जो कि जिसमें आप लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना। और ये होती है आपकी
वोलाटाइल, यानी अगर लाइट चली गई तो आपकी इसमें जितना डेटा है जा सकता है, बट रोम ऐसी मेमोरी होती है जो आपकी कैसी होती है, वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल यानी स्थिर मेमोरी होती है ना, और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, रीड। ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, किसने कहा था? लर्निंग विदाउट बर्डन या बिना बोझ के सीखना, केपी ने कहा है यशपाल। क्या आंसर होगा सही? क्वेश्चन नंबर जरूर याद रखना, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है, ईमानदारी से। देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है यशपाल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूली बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए यशपाल की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था, पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए। और एनईपी 2020 में भी ये बात कही गई, किस चीज की, कि भाई बैग जो है, बोझ जो है वो कम करो, है ना, बैगलेस पढ़ाई पे जोर देने की बात करी गई। किसमें? एनईपी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 6, देखो इजी क्वेश्चन है, जो फास्ट आंसर करेगा फटाफट वो देखने वाली बात होगी आज। स्पीड बूस्टर है आज का ये सीरीज। बैग की बात करिए कि ज्यादा बैग नहीं भर के ले जाना है स्कूल में, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, सीखने पे जोर देना है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ टूरिज्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंक, इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट भागो सब लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मानव जनसंख्या जिसमें जननांकीय परिवर्तन हो रहा है, सामान्यतः किसमें सबसे पहले ह्रास होता है या कमी आती है? In a human population which is undergoing for demographic transition, which of the following generally decreases fast? कौन सबसे पहले घटता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेवल ऑफ एजुकेशन, डेथ रेट या बर्थ रेट? क्वेश्चन नंबर जरूर डालो। क्वेश्चन नंबर 7 का हुमा, पूनम ने सी दिया है सबसे पहले, सोनी ने ए और प्रीति ने डी। अब देखते हैं सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है सी, डेथ रेट। सबसे पहले क्या होता है? डेथ रेट, सबसे पहले इसका ह्रास होता है। मानव जनसंख्या जिसमें जननांकीय परिवर्तन होते हैं, मृत्यु दर में सबसे पहले कमी आती है। मानव जनसंख्या जिसमें जननांकीय परिवर्तन है, एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है, उसे क्या कहते हैं? The research wherein the focus of concern is the exploration of applicability of theory to newly emerging practices and domains of knowledge is called। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है डी, कल भी कराया था ये क्वेश्चन, भूल गए। सेकेंड लेवल रिसर्च, द्वितीय स्तरीय शोध में ज्ञान की उभरती पद्धतियों, क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर बल होता है, और ये एक प्रकार से किसी व्याप्त शोध के दायरे को बढ़ाने जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से स्पीड में क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। सोलर वाटर स्टिल, सोलर वाटर स्टिल एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए, सौर ऊर्जा के उपयोग के द्वारा जल को पंप करने के लिए,
सौर ऊर्जा के उपयोग के द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए या सौर ऊर्जा के उपयोग के द्वारा ऊष्मा उत्पादन करने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सोलर वाटर स्केल एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग सौर ऊर्जा के द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें साफ जल को गंदे जल से अलग कर दिया जाता है। जैसे आरओ में क्या होता है, उसमें तो चलो मिनरल्स वगैरह भी चले जाते हैं, बट ऐसा इसमें नहीं होता है। सोलर वाटर स्केल में आपका जो पानी है उसमें जो अशुद्धता है, इम्प्योरिटीज है, उसको हटा करके नई चीजों को मतलब जो अच्छा पानी है वो आपको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। जीयूआई का मतलब क्या होता है? दीपक क्वेश्चन नंबर डालो बेटा, पता चला कि मैं क्वेश्चन का आंसर देख रही हूँ और जिसके क्वेश्चन नंबर लिखे मैं उसको देख रही हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। प्रीति क्वेश्चन नंबर लिखो, प्रिया लिखो। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, गेमिंग यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर्स इंटरेक्शन। किसने किसने ए पे टिक किया है? गलत हो गया क्या सबका? ए होगा भाई। GSC क्यों होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्यों लग रहा है आप लोगों को? मैं अच्छी हूं अभी, आंसर करते चलना, ठीक है? क्वेश्चंस चल रहे हैं। ए होगा कि नहीं होगा? कितने लोग हैं जो कह रहे हैं ए ऑप्शन होगा? थम्स अप करो जरा एक बारी, कितने लोगों को लग रहा है? कितने लोगों को ए लग रहा है, कितने लोगों को सी लग रहा है? एनटीए क्या करता है, कभी कभी आपका आंसर सी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, ए को कर देगा। तो ऐसे में हमें क्या करना आना चाहिए, आंसर की को चैलेंज करना। अगर आप अपनी जगह पे ठीक हैं तो वहां पे हम उनको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई हमारा आंसर सही है, इसलिए भाई ऑप्शन नंबर सी को ही सही माना जाए और सी बिल्कुल सही है और ए गलत है। अपनी जगह पे खड़े रहो, जो आपको आंसर लग रहा है। कभी ये मत सोचो अरे यार ये ऑप्शंस तो हमें गड़बड़ लग रहे हैं। तो सोच समझ के आंसर करो, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। ग्राफिकल क्या होगा? GIF ग्राफिकल क्या? ग्राफिक्स ग्लोबल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल, ये आपका जो री एग्जाम होगा उसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इसमें से जो मैंने सीरीज MCQ की स्टार्ट करी है, यहां से आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे, ठीक है? तो PDF भी मिलेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल। GIF का फुल फॉर्म, 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और GIF का ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF। ऐसे ही आपसे JPEG बताते चलिएगा, JPEG का फुल फॉर्म, PNG का फुल फॉर्म, PDF का फुल फॉर्म। बिल्कुल सारी PDF टेलीग्राम पर मैं सेंड कर रही हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इन सब के फुल फॉर्म बताते चलो। मॉडेम के फुल फॉर्म, इन सब के फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी। ICT, ज्वाइंट पिक्चर, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। ये जितने मैं लिख रही हूं ना, ये आपका एब्रीविएशन, इन सबके फुल फॉर्म बताते जाइए।
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हम डेली बेसिस पे चीजें यूज कर रहे हैं, वहां से ये शॉर्ट फॉर्म्स उठा के दे रहे हैं, है ना। तो इन सबको याद रखिएगा, ये सारे के सारे आपके चैट सेक्शन पे हैं। चैट सेक्शन को सब लोग एक बार जरूर देख लो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 12, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से निम्न से, निम्न यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट, नीचे से लेके ऊपर की तरफ कंप्यूटर मेमोरी का सही क्रम कौन सा है, यानी किसमें सबसे ज्यादा होती है। उच्चतम स्पीड, स्पीड के हिसाब से लगाना है, लो स्पीड से हाईएस्ट स्पीड। ध्यान से सोच समझ के बात करिएगा, क्योंकि यहां पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है सी। सबसे तेज स्मृति होती है कैशे मेमोरी, सबसे स्पीड फास्ट होती है कैशे मेमोरी की। फिर आता है मुख्य स्मृति, फिर आता है द्वितीयक भंडारण। सबसे फास्ट है कैशे मेमोरी, फिर आपकी मेन हो गई, फिर सेकेंडरी हो गई, सबसे लोएस्ट में मॉडम का मॉडुलर डिमोडुलेटर। मॉडम का फुल फॉर्म मॉडुलेटर डिमोडुलेटर। मॉडम का फुल फॉर्म बताओ भाई जल्दी से, मॉडम का तो फुल फॉर्म पूछा था मैंने। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। कैशे मेमोरी कितने लेवल की होती है, थ्री टाइप्स की, थ्री लेवल्स की होती है। मॉडुलर डिमोडुलेटर, वेरी गुड। परम, हुमा, वेरी गुड जॉब। परम, है ना। तो यहां पर याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 13, ओए होए मैंने तो इसका आंसर खुद ही दे दिया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो एक बारी, इसको लगाना ही मैं भूल गई। पीएम स्वनिधि योजना हाल ही में चर्चा का विषय था। पीएम स्वनिधि योजना जो आपकी रिसेंटली आई थी, उसको कब तक बढ़ाने की बात हुई थी, तो 2024 दिसंबर तक। याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, अगर पीएम स्वनिधि योजना से आए तो इसको आप कर सकते हैं। जनधन योजना कब आई थी। जनधन योजना, आयुष्मान योजना, मिड डे मील योजना, समृद्धि योजना। ईयर लिखते जाइएगा। वाईफाई का फुल फॉर्म, वेरी गुड, वायरलेस फाइडेलिटी, वाईफाई का भी फुल फॉर्म आता है, बहुत खूब। जनधन योजना, आयुष्मान योजना, मिड डे मील योजना, समृद्धि योजना। ईयर तो लिख दिए, बट ईयर के सामने योजना तो लिखो, पता कैसे चलेगा कि 2016, 15, 14। पूनम, ज्योति, प्रिया, प्रीति, योजना तो लिखो उसके सामने कैसे पता चलेगा। जनधन योजना 2014। आयुष्मान कब आई। जनधन योजना 2014, आयुष्मान योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना 2020 में कि 2018, 2018 में।
मिड डे मील योजना, बेटी पढ़ाओ 2015, मिड डे मील समृद्धि योजना। आप लोगों ने क्या करना है, जितनी गवर्नमेंट आपकी ये जो प्लानिंग्स है, ये जो आपकी स्कीम्स है, इनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम से। इसको कराने का मतलब यही है। कोरोना टाइम में आया था दीपशिका, ईयर बता बेटे, ईयर। मिड डे 1992। मिड डे मील का नया नाम कर दिया गया था, कोई बता सकता है? स्कीम कहां से मिलेंगी? अगर आपको स्कीम, पहले तो देखो गूगल बाबा से हेल्प ले लो। अगर गूगल बाबा नहीं मानते हैं तो फिर आप मेरे को एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं सारी की सारी लिस्ट आपको दे दूंगी, ठीक है? थोड़ा खुद से सर्च करके देखना ना, अगर समझ में आए तो फिर मैं दे दूंगी, एक बार ही बता देना। समृद्धि योजना, अच्छा ये बताओ, अभी आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस देखे, कितने क्वेश्चंस देख लिए आप लोगों ने? बात करूं तो क्वेश्चन नंबर ये 13 था, है ना? 13 क्वेश्चंस जो आपने देखे हैं समृद्धि योजना, बताओ। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 13 क्वेश्चंस देखे हैं और 13 क्वेश्चंस में आपके करंट अफेयर भी आपने सॉल्व किए, रिसर्च भी आप सॉल्व कर रहे हो, आप हायर एजुकेशन भी सॉल्व कर रहे हो, आईसीटी का यूनिट भी आप सॉल्व कर रहे हो। यानी ओवरऑल आपकी सारी 10 यूनिट्स यहाँ पर मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? जिनको लग रहा है कि यहाँ पर हम करंट अवेयरनेस की क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, थम्स अप कर देना, बेनिफिशियल है तो। ठीक है, समृद्धि योजना का भी बताया नहीं है, समृद्धि योजना बताना आप लोग। मिड डे मील 1992, जन धन 2014, आयुष्मान 2018, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, समृद्धि योजना। मिड डे मील का नाम भी शायद चेंज हुआ था, एक बार कंफर्म कर लेना। तो सारी चीजें लेके चल रहे हैं, पढ़ना हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में, अब देखो टीचिंग भी आ गई, शिक्षण के कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय और अंतर क्रियात्मक होती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट अ वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग? पीएम ने चेंज किया था, वो तो पता है, पर क्या चेंज किया था? मिड डे मील का नाम शायद चेंज हुआ था, एक बार कंफर्म कर लेना जरा। हाँ, स्कूल में जो भोजन मिलता है बच्चों को। इन्होंने क्या कहा, इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मतलब आपस में जब बातचीत ज्यादा हो, जब जहां पे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे क्वेरी हो, चाहे डिस्कशन सबसे ज्यादा हो, उच्च स्तर पर सक्रिय और अंतर क्रियात्मक होते हैं, तो क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। वेरी गुड हुमा। मिड डे मील का नाम, मिड डे मील का नाम क्या हो गया है नया? पीएम पोषण योजना। आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, मिड डे मील का नाम चेंज होके पीएम पोषण योजना हो गया, ठीक है? अच्छा ये तो आपको पता है, इनमें से बताइए टीचिंग लेवल कौन कौन से हैं? क्वेश्चन के ऑप्शंस में से बताएंगे आप, टीचिंग लेवल इनमें से कौन कौन से हैं? इन चारों में से कौन से टीचिंग लेवल है? सारी यूनिट्स, इवन करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, सारी चीजें हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन पूछा जाए बस आप लोगों ने उसका जवाब देते जाना है। रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल, ये 3 हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो स्वायत्त विकास स्तर क्या होता है? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल क्या होता है?
स्वायत्त, जब हम खुद से आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्वायत्त यानी जब हम खुद से प्रयास करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्वायत्त विकास स्तर कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। अब जरा एक बार इन तीनों के जो प्रपोजर है उनका नाम बता दीजिए। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल। सबसे छोटा मेमोरी लेवल, सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिव लेवल। सेल्फ की बात करें तो ऑटोनोमस, जब हम खुद से सीखते हैं चीजों को। प्रपोजर बताइए जल्दी जल्दी। मेमोरी लेवल किसने दिया था, जहां पे रोट लर्निंग हो, यानी जहां रट्टा कराया जाए, रट्टा मारना सिखाया जाता है, वहां पे क्या होगी, मेमोरी लेवल। हंट, मॉरिसन, हर्बर्ट, फिर देखो वही काम कर दिया। मैंने क्या कहा, तीनों के लेवल के साथ में लिख करके दो, ऐसे कैसे पता लगेगा, मेमोरी लेवल हर्बर्ट, वेरी गुड, मेमोरी लेवल है हर्बर्ट। मैचिंग में आती है ये चीजें। अंडरस्टैंडिंग के कौन थे, सीरीज में लिख के दिया करो। मेमोरी लेवल के हैं हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग किसने दिया और रिफ्लेक्टिव किसने दिया, हंट है अंडरस्टैंडिंग के, हंट के साथ कोई और भी था, मॉरिसन मेमोरी कहां से हो गया भैया, मॉरिसन होगा आपका अंडरस्टैंडिंग का, हंट है हाईएस्ट के और मॉरिसन है इनके अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके मॉरिसन, मेमोरी लेवल हर्बर्ट। हंट रिफ्लेक्टिव सबसे हाईएस्ट लेवल के, मैचिंग में आती है ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन को पढ़िए, 30 सेकेंड्स में आंसर करना है। अब विमर्शी स्तर, शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है कि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः कैसी होती है। Reflective level teaching is different from memory level teaching because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically। राजेन क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करते चलो, जो भी क्वेश्चंस आते जाएं, ठीक है। विशाल ने कहा है सी, सही आंसर है डी, ट्रांजेक्शनल। विमर्शी स्तर शिक्षण स्तर से अलग होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित संप्रेषण मूलतः क्रियान्वितिकारी यानी ट्रांजेक्शनल होता है। ये सबसे उच्चतम या हाई लेवल होता है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे दृष्टिकोण या अप्रोच माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा का मुक्त वातावरण यानी ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट, जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा, यानी दोनों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव, बिल्कुल सही। दोनों ही फ्री माइंड रहते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर रहता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है किसमें, रिफ्लेक्टिव लेवल में। क्वेश्चन नंबर 70, कितने सारे यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड ही कंप्लीट कर रहे हो आप लोग। शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होने के बजाय सक्रिय होती है। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का
जहां पे टीचर सक्रिय है, जहां अंतःक्रियात्मक किसमें होती है, रिफ्लेक्टिव में। सक्रिय होता है 17 का सही आंसर ए, मेमोरी लेवल में। ये शिक्षण अधिगम मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया पर आधारित भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है? और सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए, तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है स्मृति स्तर पर। शिक्षण का सबसे लोएस्ट लेवल माना जाता है रटने पे, सूचनाओं को इकट्ठा करने पर बल अधिक दिया जाता है। इसमें शिक्षक एक्टिव होते हैं और जो विद्यार्थी हैं वो निष्क्रिय होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं, है ना। किसमें एक्टिव होते हैं शिक्षक, टीचर? क्वेश्चन नंबर 19, फास्ट आंसर करिएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये। बायोस का फुल फॉर्म? बायोस का फुल फॉर्म? सही आंसर है सी, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। बायोस, मान लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1, बायोस का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया कि बायोस फर्मवेयर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड पर पहले से ही इंस्टॉल होता है। फर्मवेयर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल होता है और यह कंप्यूटर संचालित होने पर स्वतः चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है। यह इंटरफेस मूल प्रणाली के वास्तविक मानक के रूप में भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20, 30 सेकेंड्स कुल। जब तक आंसर कर रहे हैं तब तक आप गूगल का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा मुझे। समझ तो गए ही होंगे आप लोग। करना क्या है, गूगल का फुल फॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो आप सोशल मीडिया यूज करते हैं इनके ईयर भी बताने हैं आपको। गूगल एब्रीवेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। वेरी गुड रोहित, सबसे फास्ट आंसर किया। अभी आपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इनके ईयर भी बताने हैं। कब आए थे ये? कंप्यूटर हार्डवेयर में इनमें से क्या शामिल होता है? मॉनिटर एंड सीपीयू। गूगल 1998, गूगल आया 1998। केपी तुमने भी किया, वेरी गुड। रोहित, केपी, अभी, पूनम, हुमा, इन सब ने ही दिया है। मॉनिटर एंड सीपीयू आपके हार्डवेयर हो गए। यूट्यूब बताइए कब आया था? 2005, वेरी गुड, अभी फास्ट आंसर करे, वेरी गुड जॉब। 2005। फेसबुक कब आया? अपने अपने गूगल एंड्रॉइड फोन है आपके पास, उनका इस्तेमाल कीजिए, सर्च कीजिए। फेसबुक कब आया?
वाईटी आया 2005 में, फेसबुक आया 2004 में, इंस्टाग्राम कब आया? इंस्टाग्राम 2010 में। ट्विटर कब आया? ट्विटर 2006। ठीक है ना, ऐसी ईयर आपके मैचिंग में पूछे जाएंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये पीडीएफ रख लीजिएगा और इसमें से पढ़िएगा जिसके पास भी ये डेटा ना हो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। यहाँ पे इनपुट डिवाइस, इन्होंने कहा है जो इनपुट डिवाइस है, केवल इनपुट डिवाइस, उनको बताइए कौन सी हैं। ऑप्शन ए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर। माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, डिजिटाइजर, मॉनिटर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस या डिजिटाइजर। ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, बट थोड़ा सा पढ़ोगे आ जाएगा समझ में। इनपुट बताना है, इनपुट आउटपुट, यहां से क्वेश्चन आ रहा है इस समय। 21 का सही आंसर है डी, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, बार कोड रीडर, एटीएस, ओएमआर, डिजिटाइजर, ओसीआर, डिजिटल टैबलेट, ये सारी चीजें आती हैं। आपका मान लीजिए ऑफलाइन एग्जाम हुआ, ऑफलाइन एग्जाम में आपको मिलती है ओएमआर। ओएमआर का फुल फॉर्म, और ओएमआर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? सर्च करिए, मॉन्स्टर चेक करिए, जो गवर्नमेंट स्कीम है। आप लोग कोई भी चीज है जो यहाँ ना समझ में आए उसको गूगल पे एक बार सर्च किया करो, उससे क्या होगा, उससे मिलती जुलती 4-5 चीजें और दिखाई देंगी। ऑप्टिकल मार्कअप लैंग्वेज, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, बिल्कुल ठीक है ना। तो आपके सामने ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीआर एक हो गई, ओएमआर एक हो गई, ओसीआर एक होती है, एलईडी एक होती है, ओएलईडी एक होती है, एलसीडी। ये आपका क्वेश्चन यहां से कंटिन्यू पूछा जा रहा है, एलईडी, ओएलईडी, एलसीडी से। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वेरी गुड जॉब। एलईडी, ओएलईडी, एलसीडी क्या है? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। डिफरेंस बता सकते हैं तीनों में? लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो तो हो गया। ओसीआर, ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। आप में से जरा वो लोग हाथ उठाओ जो कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं। अगर आप लेके बैठोगे ना, तो आप जब कहते हैं ना कि हम लोग बुक ओपन करते हैं, हमें नहीं पता है कि किधर से पेपर आता है, बट जब लाइव क्लास चल रही होती है ना, तो वहां पे एग्जाम से, क्योंकि एनालिसिस किया हुआ है, तो उस समय एनालिसिस के क्वेश्चन, यानी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन हर तरीके से ही जो है आपके सामने आते हैं। तो कॉपी पेन से लेके बैठा करो। यहाँ पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनको लिख लिया करो अपने पास, अलग से सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, फोन है तो फोन से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, ताकि तुम लोगों के पास एटलीस्ट अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई चीज आए तो एक बार बस पढ़ लो उसको। 22 क्वेश्चन नंबर, अब इन्होंने कहा है साइबर एड्रेस, जो कि यूआरएल की बात की गई है। यूआरएल की सूची का विकल्प जो शुरू से यानी स्टार्ट होने से एंड तक जाए, यूआरएल जिसमें प्रोटोकॉल है,
होस्ट के डोमेन का नाम है, पाथ यानी फाइल है। होस्ट और डोमेन तीन चीजें हैं, होस्ट डोमेन, प्रोटोकॉल और पाथ, या जिसको हम कह सकते हैं फाइल, कि किस रास्ते से वो जाएगा। यही तीनों चीजें, बस आपको प्रोटोकॉल की जगह प्रोटोकॉल कर लो इंग्लिश में, होस्ट डोमेन की बात करें तो होस्ट डोमेन कर लो, पाथ की बात करें तो पाथ फाइल कर लो। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, उसको बस कन्वर्ट कर लो वहां पे। 22 का सही आंसर इन्होंने लिखा पाथ फाइल, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम। प्रोटोकॉल, फाइल, होस्ट नेम, या होस्ट डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, पाथ फाइल। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, साइबर एड्रेस यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है। यूआरएल इंटरनेट की किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। यूआरएल की शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। यूआरएल तीन भागों से मिलकर बनता है। पहला है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, दूसरा है डोमेन नेम ऑफ होस्ट, और थर्ड आता है पाथ फाइल। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद आपने पहले नहीं देखा हो, बट एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले क्या आएगा यूआरएल में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में आएगा प्रोटोकॉल, डोमेन नेम ऑफ होस्ट, और लास्ट में पाथ या फाइल। 23, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आई होप आता होगा। महासागरों के जलीय वितरण में कार्बन भंडार की निम्नलिखित प्रति एकक द्रव्यमान में कार्बन मात्रा के सही घटते क्रम की पहचान कीजिए। कोई बात नहीं रोहित, वहां पे हमें एग्जाम में यही देखना है कि हमारा कितना सही हो रहा है, कितनी चीजें गलत हो रही हैं। गलती नहीं करनी अपनी तरफ से। तो 23 का सबसे पहले हुमा का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले क्या आएगा तलछट या सेडिमेंट, उसके बाद घुले हुए अजैविक पदार्थ, घुले हुए जैविक पदार्थ, और लास्ट में आएगा जीव जंतु। घटते क्रम में करना था इसको। करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर of the carbon content per unit mass of the following carbon reservoir in the aquatic environment of oceans। 23 ऑप्शन नंबर बी। याद कर लीजिएगा, कभी कभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। 24, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में क्या होता है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में क्या चीज होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोर, यानी घर के अंदर जो वायु प्रदूषण है उससे मानव स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़े, यानी घर के अंदर जो पॉल्यूशन है ना, इंडोर वायु प्रदूषण की बात की गई है यहाँ पे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, डायरेक्ट भी आप आंसर कर सकते हो। पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात की जा रही है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में किस टाइप का रिसर्च आता है? एक्सपेरिमेंटल, दूसरा आपका दृश्य घटना हो गया नृजाति एथनोग्राफिक, कार्योत्तर एक्स पोस्ट फैक्टो, क्रियात्मक हो गया, फेनोमेलॉजी हो गया। इन्होंने पूछा है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में क्या आता है रिसर्च में।
वेरी गुड रोहित। पॉजिटिविज्म किसके द्वारा दिया गया? अगस्त कॉम्टे के द्वारा। तो इसमें क्या क्या चीज आएगी? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी दृश्य घटना हो गया, नृजातीय शोध हो गया और क्रियात्मक शोध हो गया। बी सी। सी होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर, जबकि इसमें और क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी? फेनोमेनोलॉजी यानी कि आपका दृश्य घटना तो आ ही रहा है, नृजाति यानी एथनो भी आएगा, उसके अलावा आपका एक आता है ग्राउंडेड थ्योरी, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसको हम आधारिक कहते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च। चलिए अगला क्वेश्चन 26, मॉडर्न से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी वालों के लिए है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश मुझे ट्रांसफर इसमें आया नहीं, ट्रांसलेट, तो आप लोगों के लिए है कि कौन सा कथन सही है। मॉडर्न इज अ सॉफ्टवेयर, मॉडर्न एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा सही है? मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, वोल्टेज को स्थिरीकरण करता है, स्टेबल करता है, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। क्या करता है जो आपका मॉडम होता है? मॉडम इज अ सॉफ्टवेयर, मॉडम स्टेबलाइज द वोल्टेज, मॉडम इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडम कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। 26 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मॉडम क्या करता है? इसका फुल फॉर्म मॉडल, मॉडम का मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर, याद रख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। मॉडम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है एंड उसके विपरीत डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस बार भी मॉडम से क्वेश्चन आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 27, WYSIWYG का फुल फॉर्म बता दो, बस सिंपल सा है, इसका फुल फॉर्म बता दो। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके 18 जून को भी पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके दिसंबर 2023 की बात करूं या जून 2023 की बात करूं, वहां से रिपीट हो रहे हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस न्यू हैं। WYSIWYG का फुल फॉर्म पूछा गया है। टाइम स्टार्ट करती हूं, चलिए अब आईसीटी का क्वेश्चन है ये। What you see is what you get, जो आप देखते हो, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, जो आप देख रहे हो वही आपको मिलेगा। सही आंसर, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, इसका शाब्दिक मतलब है जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। अच्छा, एक और शब्द आता है GIGO, गीगो। कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिखेगा वही आपको मिलता है, जो वास्तव में इस प्रकार से मेल खाता है कि जब ये मुद्रित होता है तो एक दस्तावेज दिखाता है। गीगो का फुल फॉर्म, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगी और वेबसाइट पर भी। ठीक है, तो सब लोग ज्वाइन करके रखो। गार्बेज इन गार्बेज आउट, अरे वाह, बहुत खूब। गीगो का फुल फॉर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वेश्चन नंबर 28,
साइट का फुल फॉर्म बता दीजिए, साइट का फुल फॉर्म क्या होता है, और सिर्फ साइट का ही नहीं, क्लास का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा। मेरा जेआरएफ नहीं है, मेरा नेट क्वालिफाई है, ठीक है। काफी पहले मैंने किया था, फिर मैरिज हो गई, नहीं कर पाई मैं, टाइम ही नहीं मिला मैरिज के बाद इतना। ये फर्स्ट पेपर से किसमें का क्वेश्चन था, आईसीटी के क्वेश्चंस है ये फुल फॉर्म आप जो देख रहे हैं ये आईसीटी से पूछे जा रहे हैं। क्लास का फुल फॉर्म, साइट का फुल फॉर्म, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी, वेरी गुड। अभी अभी ध्यान दे लो क्वेश्चन पे, जेआरएफ फिर सभी का ही हो जाएगा, डोंट वरी। साइट का अर्थ, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं, ये एग्जाम में एग्जैक्ट भी पूछी जा सकती है, ये मत सोचिएगा आएंगी नहीं। क्लास का फुल फॉर्म कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी, और क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी, द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29 क्वेश्चन नंबर। इसके साथ ही सीबीसीएस का फुल फॉर्म बताते जाइएगा। किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान औपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है, टाइम स्टार्ट हो गया है अब। विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर है डी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एनईपी 2020 पे इनमें से कौन से इवैल्यूएशन पे जोर दिया गया? एनईपी 2020 में जिस इवैल्यूएशन पे जोर दिया गया वो कौन सा था? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस। फॉर्मेटिव, वेरी गुड तन्मय, फॉर्मेटिव पे जोर दिया गया। और ब्लूम की कॉग्निटिव थ्योरी पे भी जोर दिया गया, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक। उसके अलावा किस पे दिया गया? बहुभाषावाद पे। यहां से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 30। मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया, इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? While reporting the result of assessment, a college teacher makes a use of percentile rank in place of score. परसेंटाइल में दे रहा है, तो इस प्रकार के इवेल्युएशन को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्म रेफरेंस यानी मानक निर्धारित। मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय अगर आप परसेंटाइल रैंक करते हैं अंकों के बजाय, तो ये मानक संदर्भित प्रकार का मूल्यांकन है,
इस मूल्यांकन में किसी भी विधि का प्रयोग किसी के प्रदर्शन की तुलना उसके समूह या कक्षा में दूसरे लोगों से करने में किया जाता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है या कोई विद्यार्थी है, उसने एक एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट मिला 1 साल बाद, तो ये किस प्रकार का इवैल्यूएशन होगा? एक साल बाद रिजल्ट आया और उसको पता चला उसके कितने नंबर आए हैं, तो ये किस तरीके का इवैल्यूएशन होगा? सबमिटिव, वेरी गुड जॉब। यानी कि संकलनात्मक जिसे हम कहते हैं, तो ये होगा सबमिटिव। जैसे आप लोग का रिजल्ट आता था, है ना, साल भर के बाद आपका रिजल्ट आता है, स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो जो चीजें आती हैं वो किसमें होती हैं? सबमिटिव। 1 साल बाद या 6 महीने बाद जो रिजल्ट आए। फॉर्मेटिव क्या होता है? जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ ही जब हमें क्या किया जाता है कि सुधारा भी जाता है, इवैल्यूएशन साथ साथ किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है हमारी कहाँ गलती है, कहाँ हमें इसको इंप्रूव करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कहता है फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या चीजें होती हैं इन्वॉल्व? N2O हाइड्रोकार्बन, NO हाइड्रोकार्बन, SO2 हाइड्रोकार्बन या SO2 एवं ओजोन। हाँ, ये पीपीटी मैं ही रेडी करती हूँ भैया, ये चैनल अकेले सब चला रही हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों के सपोर्ट से। फोटोकेमिकल स्मॉग में सबसे जरूरी चीज क्या है? बात करते हैं SO2 हाइड्रोकार्बन, शीतकालीन धूम कोहरा, या हम बात करें फोटोकेमिकल स्मॉग में SO2 और हाइड्रोकार्बन होते हैं। धूम कोहरा, जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनियों से निकले गंधक से हो जाता है तो कोहरा जहरीला एवं जानलेवा हो जाता है। इस तरीके के जहरीले कोहरे को धूम कोहरा या स्मॉग या काला कोहरा भी कहते हैं, और इसमें सूर्य का प्रकाश भी शामिल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य का प्रकाश रहता है यहाँ पे, है ना? यहां तक समझ में आ रही है आपको? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अरे भाई, यहाँ पे तो सीधे आ गई है बात कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। क्वेश्चन कंप्लीट है लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कंपाइलर क्या होता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उसकी उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज को जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम में अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज असेंबलर? ठीक है। बिट क्या है, बाइनरी डिजिट, आपकी भंडारण की बड़ी इकाई टेरा बाइट होती है। सीपीयू क्या है? भूकंप को अगर हमें मापना है तो किसके द्वारा किया जाएगा? रिएक्टर। और ये किसके द्वारा पता किया गया? रिएक्टर स्केल का, चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके थोड़े से, तो यहां पर मैं आप लोगों को इस चीज को मैं ये दिखा रही हूं। छत्तीसगढ़ का पेपर, छत्तीसगढ़ का सेट का, चलो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे मिला तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना? असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है? जो आपकी न्यू लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, न्यू कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वहां से भी क्वेश्चन आता है आपका। कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन सी जनरेशन चल रही है आपकी? ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी रात की क्लास में, लेकिन यार एक क्वेश्चन तो और आ गया यहाँ पे, मैंने तो सोचा था इतना ही बना है। ओहो यार, क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से आंसर कर दो भाई, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 32 का आंसर कर दो, मुझे लगा इतना ही है, अभी खत्म ही हो रहा था। बिट बाइट नीबल केबी एमबी जीबी टीबी, वेरी गुड।
शाम की क्लास कौन कौन लेना चाहेगा भाई? ऑप्शन नंबर 32 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए अंडरस्टैंडिंग, डी एक्सप्लोरेशन, ई इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33। मेन मेन क्वेश्चन तो यही रह गए। ओ एम जी। चलो कोई बात नहीं, आंसर करो जरा। लेंगे ना? क्वेश्चन पेपर के लिए रेडी रहिएगा। आज एक तरीके का मॉक टेस्ट ले लेंगे शाम को। मॉक टेस्ट होगा क्वेश्चन पेपर का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे 8:30 बजे। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर बी ए सी एन ई। ए सी एन ई क्वार्टाइल डेविएशन जिसे हम चतुर्थक विचलन कहते हैं, आपका शतमक श्रेणी जिसे हम परसेंटाइल रैंक कहते हैं, और स्पीयरमैन की सहसंबंध, ये तीनों ही यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। इसको आपको पढ़ना होगा भाई, इतनी मेहनत से ये चीजें बनती हैं, आप लोग प्लीज इसका यूज करा करो, इसको पढ़ा जरूर करो। 34 का सही आंसर एक प्रायोगिक अध्ययन, मतलब एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लोगे ना तो समझो, अगर अलग से टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी आ जाएगा। एक प्रायोगिक अध्ययन में एक स्वतंत्र चर जिसमें अन्वेषक अपनी इच्छा से बदलाव कर सकता है को टेक्निकल रूप में क्या कहा जाता है? एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कंपाउंडिंग वेरिएबल, इंटरफेयरिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, ट्रीटमेंट वेरिएबल। सही आंसर 34 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटमेंट वेरिएबल। उपचार चर जहां अपनी इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट किया जा सके। कंपाउंडिंग जो भ्रामक होता है, जो आश्रय चर और अध्ययन किए जा रहे दोनों के साथ जुड़ा होता है। व्यतिकारी यानी इंटरफियरिंग एक काल्पनिक चर जिसका उपयोग अन्य चर के बीच में लिंकअप करने के लिए, समझाने के लिए किया जाता है। मॉडरेटर परिमार्जक चर एक ऐसे चर को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध को मजबूत, कम या बदल भी सकता है। मॉडरेट करना यानी हम उसको ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मॉडरेटर। 8:30 बजे रानी क्लास होगी, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 35, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट में रह गए थे अपने, फटाफट इसको आंसर कर लो। व्यक्ति अध्ययन विधि निम्नलिखित में से अधिकतर किस गुणात्मक अनुसंधान प्रारूप में शामिल होती है? सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफिकल डिजाइन। एथनोग्राफी में गुणात्मक, एथनोग्राफी किस में आता है? गुणात्मक में आता है। और व्यक्ति अंदर किसी चीज का बारीकी से अध्ययन करना, नृजाति वर्त में भी ऐसे ही होता है ना। मान लीजिए किसी कोई जाति है या किसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वहां बारीकी से अध्ययन करने के लिए हम केस स्टडी मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं, एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 36, बस लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कर लीजिए। बिग ब्लू बटन क्या है? और जो भी डेली बेसिस पे यूट्यूब पर भी क्विज चाहते हैं, किस पे? कम्युनिटी पे, कम्युनिटी चैनल पे, कम्युनिटी पे आप देखेंगे सेक्शन पे क्विज करवाती हूं मैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यहाँ पर मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने को मिले, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और सहकालिक अधिगम उपकरण। बिग ब्लू बटन वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ओपन सोर्स टूल है, HTML5 पर आधारित वेब एप्लीकेशन है।
इसका उपयोग करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर या प्लगइन इंस्टॉल करने की आवश्यकता अलग से नहीं होती है। बिग ब्लू बटन एक वैश्विक शिक्षण मंच है जिसे एक स्कूल में विकसित किया गया था। वहीं से आप लोग ज्वाइन बटन देख लीजिए, यूट्यूब पे चले जाइए, यूट्यूब पे ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहीं ज्वाइन बटन से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक हमारा फिनिश हो गया है। 36 क्वेश्चंस आज मैंने करवा दिए हैं आपको। अब मिलते हैं शाम की क्लास में जो कि होगी 8:30 बजे। जाने से पहले फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे कि नहीं लगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।